दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। अब देखिए आज के दिन निफ्टी ने 169 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, 0.68% का जंप है, यानी पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में सही तेजी बनी। 239 यानी 25,240 के आसपास की क्लोजिंग है, और हाई को देखने चले तो 25,260 के आसपास का हाई था, यानी निफ्टी ऊपर ही जाके बंद हुआ। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, 0.5% की तेजी। मिड कैप ने भी सही परफॉर्म किया, स्मॉल कैप भी अच्छा था, 1% के साथ में तेज। कंपनीज के स्टॉक्स चले हैं आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे। सेक्टर्स को भी देखें तो आज हर एक सेक्टर, एफएमसीजी को छोड़कर हर एक सेक्टर प्लस में आके बंद हो चुका है। तो क्या कारण था उसके पीछे का? देखो, कल अपन ने बातचीत की थी कि यूएस से इंडिया विजिट होगा कुछ नेगोशिएटर्स का, और बातचीत होगी न्यू दिल्ली के अंदर। तो वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और इसके अंदर आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि इंडिया और यूएस के जो बीच की बातचीत है ट्रेड इश्यूज को लेकर, वो स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं राजेश अग्रवाल, और यूएस की तरफ से आने वाले हैं, जो कि आ चुके हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है, ब्रेंडन लिंच। तो इसको लेकर मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्शन दिया है। आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ सेक्रीफाइस अपने को करना पड़ सकता है अगर आपको देखना है ट्रेड डील हो जाए, 25% का जो टैरिफ है उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो लिफ्ट हो जाए। सो सिंपली आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर एक्स्ट्रा 25% का जो टैरिफ है वो लिफ्ट नहीं हुआ, वो हटा नहीं, तो फिर डील होना मुश्किल है, डील होगी ही नहीं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप देख सकते हैं कि यूएस चाहता है कि जो अपनी फार्म डेयरी वाले जो बिजनेस है उसके अंदर एंट्री कर ले। पिछले वीडियो में अपन बातचीत कर चुके हैं मक्के के ऊपर, जिसके अंदर यूएस काफ़ी परेशान है कि मक्का इंपोर्ट करो हमसे, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। सो वो पॉइंट भी यहाँ पे होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों पार्टी नहीं पहुंचती सेटिस्फैक्शन पे, या फिर जो भी कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं होता है, तो फिर डील नहीं होगी। ठीक है। मेजर जो इशू है वो 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ का है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी तरफ से एंट्री करने की बातें की जाएगी अपने एग्रीकल्चर डेयरी बिजनेस के अंदर, और अपनी तरफ से बातचीत की जाएगी जो एडिशनल पेनल्टी लगी है 25% की, वो हट जाए। सो देखते दोस्तों कितना क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और किस तरह के यहाँ पे आउटकम निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो देखो एफआईएस ने तो बेचा है। कल की जो न्यूज़ देखी, अच्छी खासी न्यूज़ थी, स्टिल एफआई ने बेचा तकरीबन 1268 करोड़ रुपीस का माल कैश के अंदर एफआईएस ने बेचा। आज का डेटा भी आया नहीं है, तो एफआईएस ने बेचा था कल के दिन भी। 12 तारीख को एफआईएस ने कुछ खास बाइंग नहीं की, 11 तारीख को सेलिंग की है। यहाँ पे भी आप देखोगे 3, 5, 8 को बिकवाली की है। स्टिल निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे कि जिसमें एफआईएस ने सेलिंग की, स्टिल मार्केट ऊपर चला गया, या एफआईएस ने बाइंग की, स्टिल मार्केट नीचे चला गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो डेटा आप देखते हुए कैश मार्केट का डेटा होता है, इसमें होल्डिंग्स बिकती है या ऐसी कंपनीज खरीदी जाती है जो होल्ड करने के लिए खरीदते हैं। कैश मार्केट का डेटा है। ट्रेडिंग अलग है। इंट्राडे ट्रेडिंग एफआईएस करते हैं, वो ऑप्शंस में करते हैं, वो फ्यूचर्स में करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं लेकिन कैश में बाइंग कर दी। इसका मतलब क्या होता है? अगर फ्यूचर एफआई शॉर्ट करता है और कैश में बाइंग करता है, यानी फ्यूचर्स को तो बेच रहा है, कैश में तो बाय कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि कैश में एफआईएस को लग रही है अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में एफआईएस को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो शॉर्ट टर्म में जो फ्यूचर्स है उसको बेच दिए जाते हैं। इसी के अपोजिट अगर एफआईएस कैश में बेच रहा है, तो एफआईएस को लगती है कि जो वैल्यूएशन है वो भी मार्केट की काफ़ी ऊपर है, कुछ अच्छी अर्निंग्स हो सकता है अभी देखने को ना मिले इस वैल्यूएशन पर, अगर मैं खरीदूंगा तो, यानी एफआईएस खरीदती है तो नंबर्स के बेसिस पे, तो एफआईएस कैश में बेचते हैं। लेकिन अगर एफआई फ्यूचर में बाय करता है, ऑप्शन में बाय करता है, तो उसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में जो भी न्यूज़ चल रही है, जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट अच्छा कर सकता है, तो शॉर्ट टर्म में हमको फायदा मिल सकता है। तो अभी देखिए क्या है, एफआईएस के हिसाब से मार्केट चलता है, एफआईएस का जो भी पैसा है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, आपको पता ही है। तो एफआईएस ने कैश में बेचा है लेकिन फ्यूचर्स में बाय किया है। कैसे पता चला? यहाँ पे आप इस आर्टिकल के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि निफ्टी 50 का सितंबर 2025 का फ्यूचर क्लोज हो चुका है प्रीमियम में। अब ये ऑलमोस्ट जितने भी डेटा पॉइंट्स आप देखोगे तो नियर बाय के जो फ्यूचर्स है ना, वो प्रीमियम में ही बंद हो रहे हैं, कैश मार्केट से 96 पॉइंट्स ऊपर। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मार्केट अच्छा कर सकता है। तो वो रीज़न है एफआईएस का भी जो हम बोल सकते हैं
एक फोकस है वो शॉर्ट टर्म बाइंग के ऊपर है एफएनओ के अंदर, लेकिन कैश मार्केट के अंदर एफआईज अभी के समय कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है निफ्टी के अच्छे करने के पीछे का। अब देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें तो आपको सिंपली एक रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको लेकर निफ्टी ने गिरावट को दिखाया। उसके बाद में इसी पॉइंट से निफ्टी वापस से नीचे, अभी वापस से इसी पॉइंट को निफ्टी टेस्ट करने के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टेंस है। अगर मैं आपको डी चार्ट के रूप में दिखाऊं तो आज के दिन निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। सो डी चार्ट के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न बनने की एक्सपेक्टेशंस अब हो चुकी है। कल के दिन मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक निफ्टी पहुंचे, उसके बाद में थोड़ा सा रुके फिर ब्रेकआउट करें, तो वही कुछ देखने को आज के दिन मिला है। अब शॉर्ट रेसिस्टेंस, ये स्मॉल रेसिस्टेंस हम इनको बोल सकते हैं, जैसे आज के दिन इसको निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस के रूप में लिया, उसके बाद में ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली चलो जो भी है यहाँ पे निफ्टी बुलिश हो चुका है फॉर शॉर्ट टर्म, और जो भी एफएनओ का डेटा हम देख पा रहे हैं एफआईज का, उसके हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि एफआईज शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए डायरेक्शन अभी यहाँ पे हो चुका है बुलिश निफ्टी का, मार्केट्स का। लॉन्ग रन के लिए वैसे भी ऑब्वियस है मार्केट अभी बुलिश ही है, क्योंकि निफ्टी की वैल्यूएशन अभी यूएस मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन एफआईज को अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो वो अलग बात है। डीआईएस अभी इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं दो ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में आज के दिन बड़े रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। टेक्निकली फंडामेंटली क्या न्यूज़ है उसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। टोटल तेजी का परसेंटेज है 5% और अच्छी तेजी बनी है इसमें। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का है। वैल्यूएशन को देखने चले तो 30 का पी है। अब बजाज फाइनेंस का 35 का पी है। एक टाइम था जब चोला फाइनेंस का अच्छा पी था, बजाज का कम था, तो उसके पीछे कारण आगे चल के अपन चेक करते हैं। साथ में अगर आप देखोगे ना तो इसकी जो अर्निंग्स थी पिछले क्वार्टर की यानी जून क्वार्टर की, वो मिस हो गई थी, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम थी। इसको ओके बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में मिस और बीट कुछ खास बड़ी बात नहीं होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये एक रीज़न है सबसे पहला कि इसकी जो वैल्यूएशन है मार्केट ने थोड़ी सी कम रखी हुई है, क्योंकि कंपनी ने कुछ टाइम पहले लोअर की थी अपनी फुल ईयर एयूएम ग्रोथ की गाइडेंस, ये घटा के जो कि 20-25% की थी, इसको घटा के 20-23% की कर दिया। तो ये कारण है कि इसको वैल्यूएशन अभी बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में कम मिल रही है, क्योंकि बजाज फाइनेंस की जो कमेंट्री है, बिजनेस कमेंट्री, वो अच्छी है। कंपनी बजाज फाइनेंस वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करी, और ये अभी के समय ग्रोथ के ऊपर इतना कुछ खास फोकस नहीं करे, कंपनी ने ऐसा बोला है। ठीक है, अभी हम देखते हैं लेटेस्ट आर्टिकल की, आज के आर्टिकल में क्या छपा है, क्यों एकदम से स्टॉक 5% ऊपर चल गया। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 16 सितंबर, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी स्केल बैक कर रही है फिनटेक और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को, तो अच्छी न्यूज़ नहीं है ये। ठीक है, ये वही न्यूज़ है अल्टीमेटली जो अभी हम पढ़ चुके हैं 11 तारीख को, दोबारा से इन्होंने इसको छाप दिया। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये जो मूव है ये एयूएम को कम करेगा 20 से लेकर 23% तक। प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया था 25 से लेकर 30% तक। तो न्यूज़ तो अच्छी नहीं है, स्टॉक कैसे चल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रीज़न है कि स्टॉक को नहीं चलना चाहिए था वैसे, लेकिन स्टिल स्टॉक चल गया, क्योंकि हो सकता है मार्केट को या तो 30 की वैल्यूएशन अच्छी लगी हो, या फिर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली हो जो कि इनसाइडर को पहले से ही पता चल गई। ठीक है, बाकी इन्वेस्टर क्या देखेगा, इन्वेस्टर अभी यही फोकस करेगा कि फंडामेंटली कंपनी ने क्या बताया, अपनी गाइडेंस को कम किया है, तो गाइडेंस को कम किया है तो वीकनेस के एक्सपेक्टेशंस करेगा। लेकिन चलो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा न्यूज़ या सुनने को मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। तो फिलहाल स्टॉक अभी इस सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आज की जो तेजी बनी है उसी की वजह से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद में इन्वेस्टर देखेगा कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेसिस्टेंस ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। गैप कितना है, तो गैप इसमें यहाँ पे वो देखेगा। उसके साथ में वॉल्यूम्स देखेगा। देखो वॉल्यूम नहीं है तो यानी कोई ठोस ब्रेकआउट नहीं है। बाकी चलो ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है, कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ अपने को चेक करनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। सेकंड जो कंपनी इसका नाम है रेडिंगटन, और स्टॉक ने 20% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बनी है, 20% का सर्किट लग गया। अब देखो इंटरेस्टिंगली आप इसमें देखोगे ना तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 13 का पी है। चलो अभी बढ़ गया होगा, अपडेट हो जाएगा ये कल के दिन। screener.in पे देख सकते हो, वो अपडेटेड आता है। डिविडेंड यील्ड 2% की है, तो वैल्यूएशन कम, डिविडेंड ज़्यादा। इट मीन्स वो ग्रोथ कंपनी नहीं होती है, वो स्लो चलने वाली डिफेंसिव कंपनी होती है। ठीक है, तो स्लो चलने वाली कंपनी 20% कैसे बढ़ गई उसको चेक करते हैं। पहले हम देखते हैं नंबर्स कैसे हैं, तो नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे नहीं गए। आगे चलते हैं,
और ये कंपनी काम क्या करती है उसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उससे रिलेटेड ही न्यूज़ है। 1993 में कंपनी बनी थी। ये कंपनी लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है आईटी और मोबिलिटी प्रोडक्ट्स के। यानी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, जैसे आपको कोई फ़ोन खरीदना है, आप शॉप पे जाके खरीदोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर पहले शॉप को बेचेगा और वो शॉप वाला आपको बेचेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर को कौन बेचता है, सीधी वो कंपनी बेचती है जिसका फ़ोन है। तो इस तरह से आपके पास में प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसके पैट कैसे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे है। तो एकदम से प्रॉफिट बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे स्टेबल था, फिर बढ़ गया, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट रुका, फिर प्रॉफिट बढ़ गया, अभी प्रॉफिट रुका हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका पैटर्न। होल्डिंग्स को देखते हैं सबसे पहले। प्रमोटर है ही नहीं यहाँ पे, एफ आईज है, एफ आईज ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने यहाँ पे स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किया है। सो एफ आईज का भरोसा शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट्स, एफ आई की बाइंग चल रही पिछले कुछ क्वार्टर्स में, गुड न्यूज़ फॉर ट्रेडर्स। तो वो चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। अब देखो एफ को पता ही है एप्पल के बारे में, आईफोन के बारे में, ठीक है। तो उस हिसाब से हो सकता है उन्होंने बाइंग की हो पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बाकी रीज़न क्या है स्टॉक के 20% चलने के पीछे का, कि आईफोन 17 ये लॉन्च हो चुका है, प्री ऑर्डर अभी कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी ऑर्डर के लिए डेट अभी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं 19 सितंबर है, ठीक है, सेल्स इसकी। अब यहाँ पे क्या है, आईफोन का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैकबुक हो गई, आईफोन हो गए, एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर, वो यही कंपनी है इंडिया के अंदर। तो एप्पल से फ़ोन या डिवाइस, लैपटॉप आते हैं रेडिंगटन के पास में और इससे जाते हैं शॉप के पास में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे खेल। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, प्री ऑर्डर इतने ज़्यादा हो गए कि स्टॉक खत्म हो गया आईफोन का, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब देखो इंडिया में तो मारा मारी है वैसे भी, आईफोन की यूजर्स इतने है नहीं, स्टिल लोग भागते हैं आईफोन के पीछे। तो ये पागलपन की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री ऑर्डर के अंदर फोन्स ही खत्म हो गए। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर और उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी मिली है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वो चीज़ चेक हो गई। एफ आई की बाइंग चल रही, वो चीज़ चेक हो गई। सॉलिड न्यूज़ है क्या, ठीक है, वो भी है, वो भी चीज़ चेक हो गई। ब्रेकआउट यहाँ पे है क्या, ये भी चेक हो गई। अब इन्वेस्टर देखेगा रेसिस्टेंस कहाँ पे, तो 16% ऊपर है। तो इस गैप को फिल करने की कोशिश के लिए ट्रेडर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी हाँ ब्रेकआउट तो इसमें अच्छा खासा मिल चुका है। तो दोनों कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और पिछले तीनों वीडियोस को भी देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।